गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम पादपों के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है, प्लांट रेस्पायरेशन, उससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं कि जो रेस्पायरेशन है वो क्या है, रेस्पायरेशन का उद्देश्य क्या होता है, रेस्पायरेशन की क्रिया में जो श्वसनी क्रियाधार या रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, इनसे संबंधित आज बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन, प्लांट रेस्पायरेशन, पादपों के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है उस श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए, कोई भी जीव हो, श्वसन सभी जीवों के अंदर होता है। तो ये पहली क्रिया तो यह है कि ये श्वसन की क्रिया एक निरंतर क्रिया है। श्वसन एक निरंतर होने वाली क्रिया है, निरंतर होती है, निरंतर क्रिया है, एक रेगुलेटरी क्रिया है जो हमेशा कंटिन्यूअस चलती रहती है। ये श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीव में होती है, प्रत्येक जीव में निरंतर होती रहती है। श्वसन की क्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है। कौन सी होती है वो? ऊष्माक्षेपी होती है, एक्जोथर्मिक होती है। कैसी होती है भाई? एक्जोथर्मिक या एक्जर्गिक होती है, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक के साथ साथ यह अपचयी क्रिया है। कैसी क्रिया होती है? अपचयी क्रिया। ये कैटाबोलिक क्रिया होती है। कैटाबोलिक का मतलब होता है इसके अंदर जो जटिल भोजन के अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं के अंदर टूट जाते हैं। तो भोजन के जो जटिल अणु हैं उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया है, या यूँ कहे कि सरल अणुओं में अपघटित करने की जो क्रिया होती है, उसी को श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन की जो क्रिया है, रेस्पायरेशन है, ये जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया होती है। प्रत्येक जीव के शरीर के अंदर होती है। श्वसन की क्रिया के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकलती है और श्वसन की जो क्रिया है उसमें अपघटन होता है, लाइसिस होता है, इसीलिए ये अपचयी क्रिया का उदाहरण होती है। श्वसन की जो क्रिया है उस श्वसन को आजकल माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन भी कहा जाता है। आजकल इसी को क्या कहने लगे हैं? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन भी इसी को कहा जाता है, या श्वसन को ही आजकल कहने लगे हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या कहेंगे इसी को? सेलुलर रेस्पायरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेलुलर रेस्पायरेशन कहें, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन या टिश्यू रेस्पायरेशन, सेलुलर कहें या टिश्यू रेस्पायरेशन कहें, ये भी इसके लिए शब्द प्रयुक्त है। टिश्यू रेस्पायरेशन, ऊतकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन, या इसी को बोलते हैं इंटरनल श्वसन। इंटरनल यानी ये सारे के सारे नाम श्वसन के ही हैं, क्योंकि श्वसन की जो क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर ऊर्जा निर्माण से होती है। प्रत्येक जो जीव होता है जब श्वसन की क्रिया में भाग लेगा तो श्वसन की क्रिया में भोजन की जरूरत पड़ती है, और भोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो हम जानते हैं कि ये टूट जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा के रूप में। CO2, H2O और ऊर्जा। यहाँ पर जो भोजन है वो भोजन होता है कोशिका के अंदर ईंधन। क्या होता है? कोशिका का ईंधन होता है, फ्यूल होता है। तो कोशिका का ईंधन होता है, और कोशिका ईंधन के रूप में जब काम कर लेती है तो वो लेती है ग्लूकोज को। किसको लेती है भाई? ग्लूकोज को लेती है। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हमारी कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यहाँ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी ये? ऑक्सीडेशन होगा। तो ये श्वसन ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। श्वसन की जो क्रिया होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल होता है। किसका होता है भाई?
माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन से संबंधित लगभग 70% एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो लगभग जो 70% रेस्पिरेशन में भाग लेने वाले एंजाइम हैं वो ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कह दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं, ऊर्जा बनते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी निर्माण की फैक्ट्री या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं या इसमें अल्प मात्रा में या एटीपी का निर्माण जो बहुत कम मात्रा में होता है कोशिका द्रव्य के अंदर भी होता है। किसमें होता है? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है। तो जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म की भी जरूरत होती है, क्योंकि कुछ जीवों के अंदर जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उनमें श्वसन की क्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। या हम जानते हैं कि श्वसन की क्रिया में जो पहला चरण चलता है जिसे ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। परिणाम स्वरूप जब भोजन का निर्माण होगा तो ये जो क्रिया यहाँ पर लिखी है ये ऊष्माक्षेपी होगी, मतलब इसमें अतिरिक्त ऊष्मा है वो शरीर से बाहर निकल जाती है और इसमें जो ग्लूकोज के अणु हैं वो टूट जाते हैं। अतः ये अपचय क्रिया का उदाहरण है, कैटाबोलिक क्रिया है। और ये ग्लूकोज जो जटिल अणु है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये टूट जाता है CO2 और H2O के अंदर, ये यहाँ पर ऊर्जा बनती है। यदि ये श्वसन की क्रिया है तो श्वसन की क्रिया के दौरान ये केमिकल एनर्जी बनाती है। कौन सी ऊर्जा बनाएगी? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। और हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा बनती है वो बनती है ATP के रूप में। इसके रूप में बनेगी ये ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो ATP होते हैं उस ATP को बोला जाता है ऊर्जा की मुद्रा। ऊर्जा की क्या कहते हैं? उसे मुद्रा कहते हैं, कॉइन ऑफ एनर्जी। तो कॉइन ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? ATP को। हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? ये श्वसन कहलाता है। और श्वसन की क्रिया है वो ऑक्सीडेशन का उदाहरण होती है, अर्थात ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने की वजह से इसे श्वसन कहते हैं। तो इतने सारे शब्द इस लाइन के अंदर लिखे हैं कि भोजन के रूप में काम आएगा कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति से होता है। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है। यह क्रिया एक्सोथर्मिक, कैटाबोलिक, ऊष्माक्षेपी, अपचयी क्रिया है। उत्पाद होते हैं CO2 और H2O। और श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। जबकि हमने जो फोटोसिंथेसिस देखा तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये ऊर्जा के निर्माण की क्रिया उद्देश्य नहीं होता, वहाँ भोजन का निर्माण किया जाता है। पादपों के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसमें भोजन बनता है, फिर उसी भोजन का आगे चलकर सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा बनेगी और ये बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर श्वसन की जो क्रिया है उस श्वसन की क्रिया में जो पदार्थ काम में आते हैं उन पदार्थों को बोलते हैं श्वसनी क्रियाधर। कौन से पदार्थ कहते हैं उन्हें? श्वसनी क्रियाधर। श्वसनी क्रियाधर रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। तो जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो श्वसन की क्रिया में काम आते हैं। हमारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया में पहला जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे पहले काम आता है। उसके बाद आती है वसा, फैट, तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, और सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन होता है वो होता है प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जब रेस्पिरेशन की क्रिया होगी तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कार्य कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा करते हैं। ये जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का ऑक्सीडेशन होता है, इनका ऑक्सीडेशन, तब उसी ऑक्सीडेशन को बोला जाता है प्लाबी श्वसन।
कौन सा श्वसन कहते हैं दोस्तों? प्लाबी श्वसन कहते हैं। उसे फ्लोटिंग रेस्पायरेशन कहा जाता है, फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। तो फ्लोटिंग रेस्पायरेशन का मतलब क्या है? ऐसा श्वसन जिसके अंदर सबस्ट्रेट के रूप में, सबस्ट्रेट रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रयुक्त होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जब भोजन के रूप में काम आएंगे, उनका ऑक्सीडेशन होगा, शरीर को ऊर्जा देंगे, तब उसे प्लाबी श्वसन कहेंगे। और जब इससे प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तब उसी को नाम पड़ जाता है जीव द्रव्यी श्वसन। कौन सा श्वसन कह देते हैं उसे? जीव द्रव्यी श्वसन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन कहा जाता है। जब इस तरीके का रेस्पायरेशन होता है तो ये होता है सामान्य परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में। तो जो सामान्य परिस्थिति है उसमें कौन सा रेस्पायरेशन चलता है? फ्लोटिंग या प्लाबी, यहाँ नॉर्मल। और ये जो इस तरीके का चलेगा तब वो चलेगा या तो रोग में या भुखमरी के समय, डिजीज कंडीशन और स्टारवेशन की कंडीशन में। तो भुखमरी और स्टारवेशन या रोगों की अवस्था में कौन सा रेस्पायरेशन चलता है? तो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, क्रोनिक डिजीज, जो लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। जब शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट वसा खत्म हो जाता है तो ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करेगा। सामान्य हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। सबसे पहले कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं इनका काम शरीर के अंदर वृद्धि, विकास और मरम्मत करना है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग का काम प्रोटीन करते हैं। लेकिन जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तब ऊर्जा देने का कार्य ऑक्सीडेशन की क्रिया के द्वारा प्रोटीन को करना पड़ता है। वो डिजीज कंडीशन में करेगा या लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया है, भूख हड़ताल पर बैठे उस टाइम करेगा, या भूखमरी की अवस्था में करेगा। यदि ऊर्जा की मात्रा की बात की जाए तो ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वसा के अंदर। किस में पाई जाती है भाई? वसा में। उसके बाद होती है प्रोटीन में और सबसे कम होती है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है। यदि 1 ग्राम से ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर लगभग 9.1 कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहाँ पर 4.8 से 5.1 कैलोरी ऊर्जा हो सकती है और यहाँ पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। हम जानते हैं कि इनके जब सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, जैसे वसा है तो वसा किससे प्राप्त होती है? तो हमें सरसों से प्राप्त होती है, क्योंकि सरसों तेल है। ऐसे ही तिलहन, तिलहन में से क्या निकलेगा भाई? तेल निकलेगा, तिलहन निकलेगा। तो तिलहन के अंदर तेल होता है। ऐसे ही अलसी है, अलसी में से क्या निकलता है? तेल निकलेगा। तो अलसी के जो बीज होते हैं उनके अंदर भी तेल की मात्रा होती है। या मूंगफली, मूंगफली का क्या निकलता है? तेल निकलता है। या घी है, घी है। तो ये नॉर्मली ये वसा के सोर्स होते हैं। सरसों है, तिलहन है, अलसी है, मूंगफली है, बादाम है, काजू है, इनके अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ये बादाम वगैरह हैं, काजू हैं, इनके अंदर भी ऑयल की मात्रा होती है, तेल की मात्रा होती है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो होता है सोयाबीन। कौन सा होगा? सोयाबीन। सोयाबीन की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है वो लगभग 43% होती है। बाकी ये दूध के अंदर भी होता है, अंडे के अंदर भी होता है, ये दालों के अंदर भी होता है, ये मांस के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। इन सब के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये मीठे मीठे फल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई? मीठे फल हो सकते हैं। ये शहद हो सकता है, शहद हो सकता है, या ये आलू हो सकता है, आलू हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, जौ हो सकता है, मक्का हो सकती है। यानी ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनमें मीठे पदार्थ होते हैं, मीठे पदार्थ होते हैं, उन्हें
शुगर युक्त कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और जो मीठे नहीं होते वो दो फीके फीके होते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरे हैं, इन सभी के अंदर भी है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट होता है, इनमें स्टार्च की मात्रा होती है, इनमें शुगर नहीं होती। शुगर शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब स्वाद में मीठे हों, तो मीठे पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं शुगर। तो ये इनके सोर्स हैं, इनसे निकलने वाली ऊर्जा है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है वसा, लेकिन यदि तुरंत शरीर को ऊर्जा देने की ज़रूरत है तो ये कार्बोहाइड्रेट देगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, इसीलिए जो बेहोश आदमी है उसको तुरंत पानी में घोल करके क्या पिला दिया जाता है, ग्लूकोज। पादपों के अंदर भी यही है कॉन्सेप्ट और जंतुओं के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट होता है। फिर अपन जानते हैं कि जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन है, ये श्वसन वास्तव में एक मंद दहन होता है। क्या होता है? ये मंद दहन की क्रिया होती है। तो श्वसन एक मंद दहन का उदाहरण है। श्वसन भी होता है और दहन भी होता है, दोनों के अंदर फर्क क्या है कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा बनती है। श्वसन में कौन सी ऊर्जा बनती है? रासायनिक ऊर्जा, जबकि दहन की जो क्रिया होती है उसमें ऊष्मा ऊर्जा बनती है। कौन सी ऊर्जा बनेगी? ऊष्मा। तो ये मंद दहन का उदाहरण माना जाता है। लेकिन दोनों में समानता क्या है कि इसके अंदर भी CO2 निकलती है, H2O निकलती है, इसमें भी CO2 निकलती है, H2O निकलती है, इसमें भी ऊर्जा निकलती है, इसमें भी ऊर्जा निकलती है, इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसमें CO2 H2O निकलते हैं, ऊर्जा निकलती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये दोनों ही क्रियाएं लगभग एक जैसी मानी जाती हैं। लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। श्वसन एक अलग चीज़ है, श्वसन सेल के अंदर होता है। श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, दहन के अंदर ऊर्जा की कोई ज़रूरत, दहन के दौरान ऊर्जा जो बनती है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बनती है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस भी होता है। तो अपन डिफरेंस करके पढ़ लेते हैं। एक साइड में लिख लेते हैं श्वसन, एक साइड में लिख लेते हैं दहन। कंबस्टन, तो कंबस्टन्स, और एक शब्द है रेस्पाइरेशन। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। रेस्पाइरेशन, देखिए पहला जो डिफरेंस है ये कि ये सेल के भीतर होता है। कहाँ होता है? सेल के भीतर, जबकि ये सेल के बाहर होता है, या सेल की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी जो चीज़ है उसका जलना दहन कहलाता है, कंबस्टन कहलाता है। तो कंबस्टन जो होता है, दहन है, उसमें कोई भी पदार्थ जल सकता है, कहीं भी जल सकता है, कोशिका की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यह है कि इसके अंदर ATP बनते हैं। इसमें क्या बनेंगे? ATP। इसमें कोई ATP नहीं बनते। जो श्वसन की क्रिया है उसमें ऊर्जा बनती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में ATP का निर्माण होगा। भाई ये जो क्रिया है इसके दौरान रासायनिक ऊर्जा निकलती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा बनती है, केमिकल एनर्जी का उत्पादन होता है। जबकि यहाँ पर देखें तो ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। कौन सी ऊर्जा निकलेगी? ऊष्मा। तो यहाँ पर हीट एनर्जी का उत्पादन होता है। दोनों में फर्क हुआ। यहाँ जो श्वसन की क्रिया होती है उस श्वसन की क्रिया के दौरान तापमान जो होता है उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते, तापमान में परिवर्तन नहीं होते हैं। जबकि जब दहन की क्रिया होती है तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दहन का मतलब सिंपल जलना होता है, तो तापमान में परिवर्तन श्वसन की क्रिया के दौरान ज़्यादा नहीं होते। कोई 1-8% टेम्परेचर मेटाबॉलिक क्रियाएं बढ़ जाने की वजह से बढ़ सकता है। तो दहन में जलना है इसलिए उसमें तापमान बढ़ेगा, अनकंट्रोल रूप से बढ़ेगा, क्योंकि जो श्वसन की क्रिया है ये श्वसन एक नियंत्रित क्रिया है। कैसी क्रिया होती है? ये रेगुलेटरी क्रिया होती है, नियंत्रित क्रिया होती है, क्योंकि इसमें श्वसनी एंजाइम भाग लेते हैं, ये इसका रेगुलेशन होता है। और जबकि दहन का कोई रेगुलेटरी सेंटर नहीं होता, ये अनकंट्रोल क्रिया होती है, अनियंत्रित होती है। तो दहन अनकंट्रोल्ड होता है, उसमें कोई
नियंत्रण नहीं होता, एंजाइम भाग नहीं लेते, और ये जो क्रिया है कंट्रोल होती है, इसमें एंजाइम भाग लेते हैं। यहाँ तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा बनती है या एटीपी बनते हैं। ये क्रिया सेल के भीतर होती है, इसमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, उधर कोई एंजाइम वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनके अंदर दोनों में डिफरेंस हैं, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर समानता क्या है कि दहन हो या श्वसन, दोनों ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, दोनों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। दहन हो या श्वसन, दोनों में CO2 H2O निकलते हैं। दहन हो या श्वसन, दोनों में ऊर्जा का निर्माण होता है। दोनों ही क्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, दोनों में हीट एनर्जी बाहर निकलती, दोनों में ही ऊष्मा हीट बाहर निकलेगी। इसका मतलब है कि दोनों में समानता भी है और दोनों के अंदर भिन्नताएं भी हैं। तो दोनों में भिन्नताएं भी लिखी, हमने समानताएं भी लिखी। नेक्स्ट फिर देखते हैं कि जो श्वसन है वो श्वसन के दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है ऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन है भाई? ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन या ऑक्सी श्वसन को ही बोला जाता है वायवीय श्वसन, और दूसरा जो श्वसन है उसे बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन को ही बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय, एक ऑक्सी होता है और एक अनॉक्सी होता है, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। तो ये एरोबिक है और दूसरा होता है उसे एनारोबिक कहते हैं। इनमें देखते हैं कि जो ऑक्सी श्वसन है, अनॉक्सी श्वसन है, इनके अंदर बेसिक से डिफरेंस क्या होते हैं। तो देखिए सिंपल सा डिफरेंस तो पहला यही रहता है कि जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया है उसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है, यानी कि ये जो क्रिया है इसमें ऑक्सीजन होना जरूरी है। ये ऑक्सीजन की अनिवार्य उपस्थिति में होगी, इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन के बिना भोजन का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, तब उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन। और अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज बन है, जो श्वसन की क्रिया में भाग लेगा, उस ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होगा भाई? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर जो ईंधन के रूप में काम आएगा ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कैसा होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये डिफरेंस है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो इधर होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उधर होता है इनकम्प्लीट। दोनों से फर्क क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो CO2 होगा, वो H2O होगा, उसमें ऊर्जा बनेगी। तो CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर इधर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके अंदर उत्पाद की बात की जाए तो उत्पाद में या तो अम्ल होगा या एल्कोहल होगा। क्या होगा भाई? अम्ल होगा, एल्कोहल होगा, CO2 बाहर निकलेगी, ऊर्जा भी निकलेगी। तो अम्ल और एल्कोहल बनते हैं। तो बताओ अम्ल और एल्कोहल जो होते हैं, ये अम्ल और एल्कोहल किस में बनते हैं? तो अम्ल और एल्कोहल का निर्माण होता है वो अनॉक्सी श्वसन की क्रिया के दौरान होता है। क्लियर बात? ये जो क्वेश्चंस है ये वाला, ये सेकंड ग्रेड RPSC के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है सेकंड ग्रेड में कि ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2, H2O, ऊर्जा। ये ऑक्सी श्वसन के मेन उत्पाद होते हैं। जबकि अनॉक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है, उस अनॉक्सी श्वसन की क्रिया के दौरान अम्ल बनेगा या एल्कोहल बनेगा, CO2 निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ये जो है ये पूछा गया था लैब असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर, यानी यहाँ पर या तो अम्ल बनेगा या एल्कोहल। हमारे शरीर के अंदर जैसे अनॉक्सी श्वसन की क्रिया चल जाती है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। हमारे शरीर में क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो क्रिया जब चलती है तो इसमें एक ग्लूकोज के अणु से, एक ग्लूकोज से 36 या 38 ATP ऊर्जा बनती है।
एक ग्लूकोज का अणु जब पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो 36 या 38 एटीपी अणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। यहाँ पर मात्र 2 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। मात्र कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी। तो उधर एटीपी कम बनते हैं क्योंकि वहाँ भोजन का पूर्ण ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाता, इसलिए अनाक्षी श्वसन एनारोबिक रेस्पायरेशन से एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर निकलने वाली ऊर्जा लगभग 38 गुना ज़्यादा होती है। तो 19 गुना ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन, तो 18-19 गुना हो गया। तो ये ज़्यादा उत्पादन किस में होता है? ऑक्सी श्वसन की क्रिया के दौरान होता है। यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी है, उधर कम एनर्जी है। ये जब क्रिया होती है तो इसमें एक साइटोप्लाज्म भाग लेगा, मतलब कोशिका द्रव्य भी भाग लेगा, और एक माइटोकॉन्ड्रिया भी भाग लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेते हैं, इधर दोनों भाग लेंगे। जबकि इधर की जो अनाक्षी श्वसन की क्रिया है वो केवल साइटोप्लाज्म में होती है, केवल साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होती है। तो जो अनाक्षी श्वसन है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ऑक्सी श्वसन है वो कहाँ होता है? तो ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर ही होता है। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस हैं जो नॉर्मली एग्जाम के अंदर पूछते रहते हैं इन्हें कि इनमें क्या होता है। ज़्यादातर देखा जाता है, देखिए ऑक्सी श्वसन की क्रिया है ये अधिकांश जीवों में देखी जाती है, अधिकांश जीवों में। तो ये अधिकांश जीवों के अंदर होने वाला परिवर्तन है, अधिकांश जीवों में होती है। जबकि इधर के एग्जाम्पल देखें तो ये हमारी स्तनधारी जीवों की, तो हमारी आरबीसी के अंदर हो सकता है, हमारी जो रेखित पेशी होती हैं उन रेखित पेशी के अंदर हो सकता है, क्योंकि हमारी जो आरबीसी होती है आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इसीलिए उनके अंदर एनारोबिक रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। हमारे रेखित पेशियों में होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से रेखित पेशियों में लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, और लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो पेशी में थकान हो जाएगी, तो उनके अंदर देखा जा सकता है। या ये पाया जाता है अंतःकोशिकीय परजीवियों में। किसमें पाया जाता है ये? अंतःकोशिकीय परजीवी जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनके अंदर भी ये देखा जाता है। तो एंडोपैरासाइट, स्टेटेड मसल्स को बोलते हैं, इंग्लिश रेखित पेशी को स्टेटेड मसल्स कहते हैं। एंडोपैरासाइट्स के अंदर पाया जाता है। तो एंडोपैरासाइट्स हैं उनके अंदर कौन सा श्वसन देखा जाता है? अनाक्षी श्वसन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने कोई टीनिया सोलियम नाम सुना होगा, टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम है उसमें अनाक्षी श्वसन होता है। ऐसे आपने एस्केरिस नाम सुना होगा, तो एस्केरिस है, एस्केरिस में कौन सा श्वसन होता है? एनारोबिक होता है, क्योंकि ये हमारी छोटी आंत के परजीवी होते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। या ये पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया के अंदर। किस में पाए जाते हैं भाई? ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया के अंदर इस तरीके का श्वसन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। बैक्टीरिया के अंदर श्वसन की क्रिया में जो भाग लेता है वो मीजोसोम होता है। कौन होता है? मीजोसोम। उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, चूंकि जो प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, झिल्ली युक्त संरचना उनके अंदर नहीं पाई जाती। इसीलिए बैक्टीरिया वगैरह में भी अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है। कुछ अपवादों को यदि हटा दिए जाए तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन अनिवार्य है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा है भाई?
पूर्ण ऑक्सीडेशन। यहाँ पर उत्पाद क्या बन रहे हैं, CO2H2 ऊर्जा। यहाँ 38 या 36 ATP बनते हैं। यहाँ साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेते हैं। ये ज्यादातर जीवों में देखा जाता है। और उधर है उसमें 2 ATP बनते हैं, उसमें अम्लीय अल्कोहल बनेगा, वो हमारी RBC में हो सकता है, स्ट्रिएटेड मसल्स रेखित पेशी में हो सकता है, जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं उनके अंदर भी उस तरीके का शोषण देखा जा सकता है। कुछ एक अपवाद होते हैं जो शोषण से रिलेटेड हैं, जैसे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। कुछ एक उससे होते हैं जो एनारोबिक भी होते हैं। तो अपन एक तो शब्द नोट डाल करके सुनने पहले। कुछ बैक्टीरिया, जबकि हमने देखा कि जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उनमें अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है। लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो विकल्पी ऑक्सीजीवी होते हैं, विकल्पी ऑक्सीजीवी। विकल्पी ऑक्सीजीवी का मतलब है कि उनके अंदर एक विकल्प होता है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं, किंतु विशेष परिस्थिति में अनाक्षी श्वसन की क्रिया भी कर लेते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं विकल्पी ऑक्सी श्वसनी जीवाणु। विकल्पी ऑक्सी श्वसनी जीवाणु, विकल्पी ऑक्सी श्वसनी, फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक, यानी इनके पास विकल्प होता है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अनाक्षी श्वसन भी कर लेते हैं, अनाक्षी श्वसन भी करते हैं। अनाक्षी श्वसन की क्रिया भी होती है, इनमें ऑक्सी श्वसन की क्रिया भी होती है, इनमें दोनों ही श्वसन की क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे कि ब्यूटायरिक बैक्टीरिया, जैसे एग्जाम्पल है ब्यूटायरिक बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम नाम का बैक्टीरिया होता है। तो जो ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण करने वाला बैक्टीरिया है वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि विकल्पी अनाक्षी श्वसनी होते हैं, विकल्पी अनाक्षी श्वसनी। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम जानते हैं कहाँ पाया जाता है, ये दूध से जब दही का निर्माण करते हैं तो दही के अंदर पाया जाता है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अनाक्षी श्वसन करते हैं परंतु ऑक्सी श्वसन भी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। कैसा होगा ये, फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स है, ये विकल्पी ऑक्सी श्वसनी है, विकल्पी, इसके पास विकल्प रहता है ऑक्सी श्वसन का, विकल्पी ऑक्सी श्वसनी। तो विकल्पी ऑक्सी श्वसनी भी होते हैं जिनके अंदर अनाक्षी श्वसन होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं। तो ये कुछ अपवाद होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन सा है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया होता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये दही के अंदर पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी दही के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट फिर सुने, एक होता है अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, और एक होता है किण्वन। किण्वन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है इसको, फर्मेंटेशन की क्रिया कहते हैं। और किण्वन और फर्मेंटेशन
इन दोनों में समानता है कि इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर भी एसिड या अम्ल बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। इसके अंदर भी एसिड या एल्कोहल बनते हैं। इसके अंदर भी CO2 निकलती है, इसमें भी CO2 निकलती है। यानी कि ये दोनों क्रियाएं ऐसी हैं जिनके अंदर समानता है कि दोनों में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, दोनों में अम्ल या एल्कोहल बनते हैं, दोनों में CO2 का निष्कासन होता है। फिर भी ये दोनों क्रियाएं एक जैसी नहीं हैं, क्योंकि ये अनाक्षी श्वसन की जो क्रिया है और किण्वन है इनमें डिफरेंस है। जो अनाक्षी श्वसन है, अनाक्षी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी तरफ अपन ले लेते हैं किण्वन फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन, किण्वन फर्मेंटेशन, अनाक्षी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए इनमें समानता और भिन्नता क्या है। तो समानता तो हमने लिखी कि दोनों के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों में CO2 निकलती है, दोनों में अम्ल या एल्कोहल बनते हैं। फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ समानता भी है। इनमें समानता दोनों के अंदर यह है कि ये जब दोनों भिन्नता यह है कि दोनों जब ये क्रियाएं चलती हैं तो इनमें अनाक्षी श्वसन की क्रिया में कोशिका की जरूरत पड़ती है, इसलिए कोशिका में भीतर होती है, जबकि किण्वन की जो क्रिया होती है वो कोशिका से बाहर होती है। तो किण्वन किधर होता है? कोशिका से बाहर। फर्मेंटेशन, किण्वन की जब क्रिया होती है तो उसमें ATP बनते हैं। क्या बनेंगे इसके अंदर? ATP। इसमें ATP का निर्माण होता है, इसमें कोई ATP नहीं बनता, इसमें ATP नहीं बनते क्योंकि किण्वन में ATP का निर्माण नहीं होता है। जो अनाक्षी श्वसन की क्रिया है, उस अनाक्षी श्वसन की जो क्रिया है उसके दौरान कोई भी एंजाइम है तो वो सेल के अंदर ही काम करेगा, अर्थात साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? साइटोप्लाज्मिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। साइटोप्लाज्मिक एंजाइम भाग लेते हैं, जबकि इधर की साइड में जो एंजाइम भाग लेते हैं वो किण्वनकारी फर्मेंटेटिव एंजाइम होते हैं। किण्वनकारी या फर्मेंटेटिव, किण्वनकारी या फर्मेंटेटिव एंजाइम भाग लेते हैं। तो यहाँ पर किण्वनकारी, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन जानते हैं जाइमेज एंजाइम, तो जाइमेज एंजाइम है वो किण्वन में काम आता है। सबसे पहले खोजा गया एंजाइम भी कौन सा था? जाइमेज एंजाइम ही था। तो ये किण्वन की जो क्रिया है उसमें किण्वनकारी एंजाइम भाग लेते हैं फर्मेंटेटिव, इधर साइटोप्लाज्मिक एंजाइम भाग लेते हैं। इस क्रिया में ATP बनते हैं, उधर ATP नहीं बनते। जब ऑक्सीश्वसन होता है तो उसमें कोशिका की जरूरत पड़ती है, मतलब ये कोशिका के भीतर होने वाला परिवर्तन होता है, जबकि उधर कोई ATP नहीं बनते, वो कोशिका के बाहर होने वाला परिवर्तन होता है। तो ये इनके अंदर कुछ डिफरेंस भी हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा बनती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा बनती है? यहाँ रासायनिक केमिकल ऊर्जा का निष्कासन होता है, तो यहाँ केमिकल एनर्जी बनती है। जबकि यहाँ पर किण्वन की जो क्रिया है उसमें हीट या ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। कौन सी ऊर्जा निकलेगी? हीट या ऊष्मा ऊर्जा बनती है। तो ये दोनों के अंदर क्या हो गया? डिफरेंस भी है। दोनों में समानता है भी है, डिफरेंस भी है। कभी कभी हमें प्रश्न बोल देता है कि अनाक्षी श्वसन किण्वन है क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसमें भी अम्ल और अल्कोहल बनते हैं, CO2 बाहर निकल जाती है। फिर भी अनाक्षी श्वसन को किण्वन नहीं कह सकते क्योंकि अनाक्षी श्वसन की क्रिया कोशिका के भीतर, किण्वन कोशिका के बाहर। अनाक्षी श्वसन में ATP बनते हैं, किण्वन में ATP नहीं बनते। किण्वन की जो क्रिया होती है उसमें किण्वनकारी एंजाइम भाग लेते हैं और यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक एंजाइम भाग लेते हैं, क्योंकि अनाक्षी श्वसन की जो क्रिया होती है वो ग्लाइकोलाइसिस चक्र में होती है और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में चलता है। जब यहाँ अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है तो इसमें सूक्ष्म जीव की
कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। यह जो क्रिया होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, यह बैक्टीरिया की वजह से होती है या ये फंजाई की वजह से होती है। तो इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई ना कोई सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ती है। जैसे विभिन्न प्रकार के जो बेकरी के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे किण्वन में ब्यूटारिक एसिड किण्वन होता है तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिक की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही लैक्टिक एसिड किण्वन होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही एल्कोहलिक किण्वन होता है तो एल्कोहलिक के अंदर ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई ना कोई इसमें बैक्टीरिया या फंजाई भाग लेगा, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अनाक्षी श्वसन है, उसमें बैक्टीरिया की या फंजाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये दोनों के अंदर हल्का हल्का सा डिफरेंस भी है। क्लियर बात। अब देखते हैं कि जो श्वसन की क्रिया विधि होती है, उस श्वसन की क्रिया विधि स्टार्ट कहाँ से होती है। तो हम जानते हैं कि जो श्वसन की क्रिया विधि है उसमें ईंधन का कार्य करता है ग्लूकोज। कौन करता है भाई, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में कार्बन होते हैं 6। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। और ये जो ग्लूकोज है ये फिर आगे चलकर बदलता है पाइरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है, ये पाइरुविक एसिड में बदलता है। पाइरुविक एसिड जो होता है, उस पाइरुविक एसिड का जब निर्माण होता है तो जिस चक्र के माध्यम से होता है उस चक्र को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र। कौन सा चक्र कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, या इसी को बोलते हैं ईएमपी पाथवे। कौन सा पाथवे कहते हैं इसको, ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहा जाता है। और ये जो क्रिया होती है ये होती है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर होता है ये, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्रिया होती है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ये बात आरपीएससी के एग्जाम के अंदर भी पूछी हुई है। पूछने का तरीका था ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। तो ग्लूकोज का जब पाइरुविक एसिड के अंदर रूपांतरण होता है तो इसमें ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना ऑक्सीजन CO2 निकलती है। तो इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं होती है। ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ऑक्सी और अनाक्सी दोनों श्वसन के अंदर ये कॉमन पाथवे होता है। ये ऑक्सी श्वसन में भी चलता है, ये अनाक्सी श्वसन में भी चलता है। तो कौन सा चक्र है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती, तो ये ग्लाइकोलाइसिस है। इसमें CO2 निकलती भी नहीं है तो ऑक्सीजन प्रयुक्त भी नहीं होती है। ये पाइरुविक एसिड जब बनेगा तो पाइरुविक एसिड के अंदर कार्बन की संख्या होती है 3। कितने कार्बन पाए जाते हैं, 3। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है। आगे चलकर ये जो पाइरुविक एसिड है फिर ये 2 तरीके से सिस्टम के अंदर जा सकता है। पहला, यदि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जाने पर अनुपस्थिति में चल जाएगा अनाक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन चल जाएगा, अनाक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनता है या तो एल्कोहल बनेगा या एसिड बनेगा और निकलेगी CO2। मात्र 2 ATP ऊर्जा का उत्पादन होता है। हमारे शरीर की यदि बात की जाए तो हमारी मसल्स के अंदर इससे बन जाता है लैक्टिक एसिड। हमारी मसल्स में क्या बनाता है ये, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड की वजह से पेशी में हो जाती है थकान। तो मानव शरीर की जो पेशी है उन पेशियों के अंदर थकान का कारण लैक्टिक एसिड होता है। और लैक्टिक एसिड किससे बना,
पायरुविक एसिड से बना। कब बना? जब ऑक्सीजन की कमी हुई। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है और हमारी जो स्ट्रिएटेड मसल, जो रेखित पेशी होती हैं, उनमें थकान हो जाती है। इधर की साइड में देखा जाए तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में गया, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि ये चला जाता है तो यहाँ से लिंक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। कौन सी रिएक्शन चल जाएगी? लिंक रिएक्शन। और जो लिंक रिएक्शन होती है, लिंक रिएक्शन, ये लिंक रिएक्शन जो होती है उसी को बोलते हैं गेटवे पाथवे। कौन सा पाथवे कहा जाता है इसे? गेटवे पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। लिंक रिएक्शन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होती है तो इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो उत्पाद के रूप में क्या निकलेगा भाई? एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलता है। और इस क्रिया में पहली बार CO2 का निष्कासन भी होता है। पहली बार एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और CO2 बाहर निकलती है। और जब CO2 बाहर निकलती है उस क्रिया को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। और यदि CO2 प्रयुक्त होती है तो कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ये उत्पाद के रूप में बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। कौन सी रिएक्शन के दौरान बना? लिंक रिएक्शन। गेटवे पाथवे के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुई, अतः ये जो क्रिया हुई ये ऑक्सीशोषण का प्रोडक्ट है। कौन सा शोषण का? ऑक्सीशोषण। तो ये ऑक्सीशोषण का प्रोडक्ट पहला बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ से आगे की क्रिया फिर चलती है, तब उससे बोलेंगे क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र कहेंगे उसे? क्रेब्स चक्र। या क्रेब्स चक्र का ही नाम होता है सिट्रिक एसिड चक्र। और सिट्रिक एसिड चक्र को ही बोलते हैं TCA चक्र। कौन सा चक्र भी कहा जाता है इसे? TCA चक्र कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी को सिट्रिक एसिड चक्र, या इसी को क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इस क्रिया के अंत में बन जाता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। और ये जो क्रिया संपन्न होती है ये संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चलता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? CO2, H2O और ऊर्जा। ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये कौन से चक्र के दौरान बनता है? लिंक रिएक्शन के दौरान, जिसे गेटवे पाथवे भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है, क्योंकि जो पायरुविक एसिड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहली बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ ऑक्सीजन काम आ रही है इसलिए इसे ऑक्सीडेशन भी कहेंगे, और CO2 बाहर निकलती है इसलिए इसे डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। तो ये एरोबिक परिस्थिति में होगा। और एसिटाइल कोएंजाइम ए को ही क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का कार्य कौन करता है? तो हमारा आंसर होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए करता है। कौन करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए करता है। और एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कार्बन की संख्या होती है 2। कितने कार्बन होते हैं? 2। इसलिए इसके 2 अणु यहाँ पर काम आ जाते हैं और 2 CO2 बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। और CO2 जब बाहर निकलेगी तो CO2 का जो बाहर निकलना है, ये CO2 का बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 का बाहर निकलना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति हो रही है और ऑक्सीजन की उपस्थिति को ही बोला जाता है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन काम आती है तो ऑक्सीडेशन, CO2 बाहर निकलती है तो डीकार्बोक्सिलेशन। श्वसन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, कौन से चक्र के दौरान? ग्लाइकोलाइसिस चक्र, जिसे EMP पाथवे भी कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म होता है, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें पायरुविक एसिड बना और पायरुविक एसिड फिर आगे चलकर दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाएगा और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यदि एब्सेंस में गया तो अनाक्षी श्वसन, प्रेजेंस में गया तो ऑक्सीडेशन की क्रिया एरोबिक हो जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल या एसिड बना देता है, जिससे CO2 बाहर निकलती है, कम ATP बनते हैं। यहाँ पर ATP बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, यानी कि जो श्वसन का वास्तव में चरण होता है वो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्र के माध्यम से होता है। और क्रेब्स चक्र के दौरान भी बनने वाले जो भी उच्च ऊर्जा के स्रोत होते हैं उन्हें फिर आगे ETS के माध्यम से कन्वर्जन कर दिया जाता है। तो ये अपन ने देखा श्वसन की जो क्रिया विधि है वो कैसे कैसे चलती है। श्वसन कितने प्रकार का है? ऑक्सी अनाक्सी 2 है। श्वसन दहन में क्या डिफरेंस है, या श्वसन और अनाक्सी श्वसन किण्वन में क्या डिफरेंस है? श्वसन की क्रिया में सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, किसके ऑक्सीडेशन से ज़्यादा ऊर्जा बनती है, ये सब अपन ने डिस्कस किया। यहाँ से आगे की